वो नुस्टादर है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले बहुत से ऐसे रोजमर्रा लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं जिनको हम उनकी केमिस्ट्री जो है कभी जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे मीठा सोडा है, धोबी सोडा है, ऐसे ही है ना, कलमी शोरा है। ये नाम जो है ना आप लोगों को भूलते जा रहे हैं। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को ना ये नाम, जैसे आप कल्चर से मोहब्बत कह रहे हैं, मैं उनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो इन चीजों को जो है ना वो याद करें और देखें कि ये इन चीजों को ये भी भूलते हैं। ठीक, तो बहरकैफ ये इनका वो नामित हवाले से बात होगी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी रिजल्टिंग इन आ रिएक्शन, फिर उसकी पहले ऑक्सीडेशन हुई है और रिडक्शन हुई है, फिर उससे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन गई है। इन द सनलाइट एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म ओजोन, और फिर यही एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये बनी, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसको ओजोन बना देती है। तो ओजोन हमेशा ऊपर से नहीं आती, यहाँ सनलाइट की वजह से यहाँ सोसाइटी के अंदर जो है ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। और देन फाइनली जो ये ओजोन बनती है इसको बैड ओजोन बोलते हैं। ये जो ओजोन बनती है इसको बैड ओजोन बोलते हैं, और बेसिकली ये फोटोकेमिकल स्मोक का बायस बनती है। एक आप सुनते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनकी इस्तेमाल की वजह से और गाड़ियों की मिशन की वजह से ओजोन होल जो है ना वो उसके अंदर ओजोन की लेयर जो उसके अंदर होल बनते जा रहे हैं, जिससे यूवी लाइट जो है वो जमीन पे आती है जो कैंसर काज करने का बायस बनती है। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये भी मेजर ले रहे हैं कि हम वो चीजें इस्तेमाल ना करें जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। तो मैं क्या वो ओजोन जो है केमिस्ट्री तो उसकी भी वही है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन से, इसके बनने से जो हमारी सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है। तो दैट्स व्हाई चीज वही है, लेकिन इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। रिएक्शन इज टेम्परेचर एंड सनलाइट डिपेंडेंट, और ये जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसके बाद फिर ये ओजोन जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलती है, NO2 और ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये रिपीटेडली रिएक्शन होते रहते हैं और अल्टीमेटली क्या कहना चाहिए कि जो बैड ओजोन है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एडअप होती रहती है, और उस तरह पे और बहुत से मार्क होते हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और अल्टीमेटली फोटोकेमिकल स्मोक बन जाती है, जिससे विजिबिलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है और भी तरह तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं। जी आगे प्लीज। मैं एक स्लाइड के ऊपर ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, ये आपने मुझे बता देना है कि मैं बच्चों से कहता हूं जब आप समझे कि बोर होना शुरू हो गए तो लेक्चर बंद कर देते। तो ये बेसिकली एक और अदर वे है कंपोजिशन ऑफ स्मोक। स्मोक रेफर टू अ डाइवर्स कैटेगरी ऑफ एयर पोल्यूटेंट विद वेरिइंग chemical composition. The main constituent of environmental smoke, that is also called as industrial smoke, is soot, and it's also contain large quantities of fly ash. आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो उड़ती हुई फ्लू गैसेस के साथ जो फ्लाई ऐश पार्टिकल्स हैं, तो इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपकी स्मोक के होते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्लाई ऐश है। So basically, a residual fine particle that rise with the flue gas is called fly ash. Fly ash is a fine powder produced from the industrial plants using pulverized coal or lignite, rice husk, rag cloth as a fuel. आमतौर पे कहते हैं ना कि ये जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होगा तो वो कहते हैं जी भट्टे बंद कर दें, ईंटों वाले भट्टे बंद कर दें। तो बेसिकली उसकी वजह यही है कि उससे जो फ्लाई ऐश निकलती है, पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है कंबशन प्रोसेस के दौर में एज ए बाई प्रोडक्ट, और वो आपकी जो एनवायरमेंट है उसके लिए डेट्रीमेंटल है। और बहुत से महरकात जो हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऐसे ही है ना? yes, ऑक्सीजन तो हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल है, वो तो हमारी जिंदगी की अहम जरूरत है, उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाते। और वही ऑक्सीजन जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, जब कार्बन के साथ कंबाइन कर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है।
अगर यही कंपोजिशन वेरी कर जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। पीछे आपने मरी के अंदर देखा इंसिडेंट हुआ था, ठीक। तो समटाइम मैन मेड एक्टिंग की वजह से वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो ब्लेसिंग नहीं है। तो बहर क्या है, ये हम बात कर रहे थे फ्लाई ऐश की। These are spherical shaped fine balls. Its color vary from light to dark gray depending upon the carbon content. अब ये फ्लाई ऐश जो है ये स्फेरिकल बॉल्स की तरह होती है और इसका जो कलर है वो लाइट से डार्क ग्रे की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली इसका जो कलर की वेरिएशन है इसके कार्बन कंटेंट की वजह से होते हैं। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ते जाते हैं तो उसका कलर जो है वो डार्कर होता जाता है। इसका मतलब यह है कि तमाम किस्म की जो फ्लाई ऐश है उसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, किसी में कार्बन ज्यादा होती है, किसी में कार्बन कम होती है, इसीलिए तो उसका कलर डिफरेंट होता है। जी, तो अगर हम इसकी लिटिल बिट जो है ना वो केमिस्ट्री देखें कि ये फ्लाई ऐश जो है इसकी बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। इट्स अ हेटेरोजेनियस मटेरियल। हेटेरोजेनियस मटेरियल क्या होता है, वो तमाम तर मटेरियल या एक जो आपको चंक मिलता है मटेरियल का, उन तमाम की जो फिजिकल फॉर्म है वो एक नहीं है। फॉर एग्जांपल सॉलिड है तो तमाम मटेरियल सॉलिड नहीं है, गैशियस है तो तमाम मटेरियल गैशियस नहीं है। क्लियर? तो उनमें से वो मुख्तलिफ तरह के जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो नेचर है या फिजिकल फॉर्म है वो डिफरेंट है। तो इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सिलिका बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, ये आयरन का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, आर्सेनिक है, बेरिलियम है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है और सेलेनियम है, स्ट्रोंशियम है। ये मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स हैं जो इस फ्लाई ऐश के अंदर पाई जाती है और इनकी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है, इन्हीं मेटल की जो कंपोजिशन है एग्जैक्ट वो वेरी करती है। किस बात पर डिपेंड करती है? जो फ्यूल, जो वेस्ट मटेरियल हम कंबस्शन के लिए यूज करते हैं उसकी कंपोजिशन के ऊपर ये डिपेंड करती है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक कोल है तो कोल की मुख्तलिफ जो है ना टाइप्स दी हुई हैं और उन मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर ये मुख्तलिफ जो इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन का ऑक्साइड है या कैल्शियम का ऑक्साइड है, बेसिकली ये मेजर मिकदार में पाए जाते हैं, ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और इनकी जो तमाम ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट हैं इनकी मिकदार जो है ना वो कोल की मुख्तलिफ वैरायटी के हिसाब से कम या ज्यादा होती जाती है, इसकी कंपोजिशन चेंज होती जाती है, इसी वजह से उसका कलर भी डिफरेंट होता है। आमतौर पे ये फ्लाई ऐश जो है इसके सोर्सेज क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस फ्लाई ऐश? That is very detrimental. That is environmental concerns. Boiler fuels used in different industries. Rag cloths, rice husk, coal, cornstar, bagasse और ये बैले हस्क, ये सारे के सारे वो मटेरियल हैं जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं जब आपकी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज होते हैं। एक वह चीज होती है जो अखलाकी, बाबे बुल्ले शाह का वो मुझे सही तरह से तो वो याद नहीं है और अदबी आदमी बैठे हुए उस्मान साहब शायद मेरी वो तस्हीह कर दे। वो इस्लाम के अरकान में ना कहते हैं कि भूख जो है ना, टुक जो है रोटी, ये भी इस्लाम के अरकान का हिस्सा है और बाकी अरकान उसी सूरत में पूरे हो सकते हैं जब आपको भूख नहीं है। भूखे आदमी से किसने पूछा ना 2 और 2, उसने कहा 2 और 2 कितने? तो उसने 4 उठे। ठीक है, तो अब यह है कि हम लोगों को अखलाकी लेक्चर देना शुरू कर दें। जैसे कहते हैं ना सियासत के दिल में, सियासत के वो दिल में रहम नहीं होता या सियासत के सीने में दिल नहीं होता, इसी तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है ना उसकी जो सबसे बड़ी उसका एसेट होता है, उसकी जिंदगी मौत होती है, वो पैसा होता है और उसने रेवेन्यू जनरेट करना होता है। लोग मरते हैं तो मर जाए,
उसको आप बेशक डेली जो है ना वो अखलाकियात के लेक्चर दिलवाते जाएं, लेकिन जहां पैसा मैटर करेगा वो पैसे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, वो इंसान उसके लिए जीरो हो जाएगा। आजकल को जो दौर चल रहा है, आजकल का जो मौजूदा दौर चल रहा है, आप तमाम इंडस्ट्रियल इसको बता दें, सुबह उनको जो है ना वो बड़े अच्छे अच्छे बयान सिखाएं कि इंसानियत बड़ी चीज है, लेकिन जब उनको बिजली के रेट का पता चलता है ना कि बिजली की प्राइस ये है, फला चीज की प्राइस ये है, और आप उनको फ्यूल तो चाहिए है, उनको एनर्जी चाहिए अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसके लिए वो देखेगा दुनिया मरती है तो मर जाए, मुझे जो चीप सोर्सेज ऑफ एनर्जी है मुझे वो इस्तेमाल करने हैं, तो उससे मुझे मार्जिन अच्छा मिलता है, उससे मुझे प्रॉफिट अच्छा मिलता है, और अपने उस प्रॉफिट के मार्जिन को एक्सटेंड करने के लिए वो कभी इंसानी सेहत के मतलब नहीं सोचेगा, बल्कि वो सस्ते तरीन जो सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करेगा। आप करना क्या चाहते हैं? जो मौजूदा हालात हैं, आप एक चीज जो है अपने मुल्क में बनाते हैं जिसके ऊपर एनर्जी कास्ट ज्यादा आती है, तो चीज की प्राइस बढ़ जाती है, हम ये चीजें फेस कर रहे हैं, और वही चीज जब आप चाइना से मंगवाते हैं सस्ती होती है, जब आप बाहर से मंगवाएंगे तो आपको फिर फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, डॉलर देने पड़ते हैं, आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है वो दांव पे लग जाती है। यही कुछ तो हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? आपके ज़हन में क्या क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हमें बाहर से चीजें इंपोर्ट कर लेनी चाहिए? हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौस बरिया, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। हमें अपने रिसोर्सेज के ऊपर राय करना है, और जब तक हम अपने रिसोर्सेज के ऊपर राय नहीं करेंगे, हमारे मुल्क की इकोनॉमी कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। क्या हम इंडस्ट्रियल इसको मना करेंगे कि आप ये जो सस्ते सोर्सेज ऑफ फ्यूल है वो इस्तेमाल ना करें? वो करेगा, उसने करने। तो जो साइंटिस्ट है उनके ऊपर बाइंडिंग क्या है? जो साइंटिस्ट है उनके ऊपर बाइंडिंग ये है कि ये जो मोहलक चीजें हैं इससे एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ वैल्यू एडेड थिंग्स, उनको मुफीद चीजों में कन्वर्ट करें। वही जो वेस्ट है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए इंतहाई खतरनाक है, हम उसको उसकी रिसाइकलिंग करें, उसकी फैब्रिकेशन करें, उसकी मॉडिफिकेशन करें, और उनको हम वैल्यूएबल चीजों में कन्वर्ट करें। उस वेस्ट को वैल्यूएबल चीजें, जैसे कहते हैं ना दाग तो अच्छे होते हैं, क्योंकि दाग नहीं लगेंगे तो सीखेंगे कैसे? ऐसे ही है ना? तो इन चीजों को आप जहमत ना समझें, इन्हीं चीजों को आप कन्वर्ट करें इनटू विद द वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन क्या है? आप बोर तो नहीं हो रहे? वैल्यू एडिशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक फार्मर है, वो भैंस का दूध जो है वो बेच देता है 100 रुपए, 80 रुपए, 120 रुपए, और ये मुख्तलिफ कंपनियां वही दूध जो आपसे परचेज करती हैं वो आपको 200 से 250 रुपए लीटर वो दूध देती हैं, जबकि उसमें से क्रीम निकाल लेती हैं और भी जो मुफीद कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं निकाल लेते हैं, और उस दूध में से कीमती चीजें, अहम तीन चीजें निकालने के बाद वो जो दूध जिसमें से अहम चीजें निकाली जाती हैं वो आपको 100 रुपए की बजाय 250 रुपए में देते हैं। दिस इज वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो आप आगे प्लीज। अब थोड़ी सी ये फ्लाई ऐश जो है, इसके हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स के मतलब हम बात कर रहे थे। फ्लाई ऐश इज वन ऑफ द चीफ एंथ्रोपोजेनिक बाई प्रोडक्ट। एंथ्रोपोजेनिक बाई प्रोडक्ट वो होता है जो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। A burning process and has adverse effect due to the particulate and the shade polluted and is classified as a human carcinogen. ये शेड पोल्यूटेंट वो होता है जो लीच आउट करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पेनिट्रेट कर सकता है और दूर दराज तक पहुंच सकता है, और ये इतना टॉक्सिक है
कि इसको क्लासिफाइड किया गया है एज अ ह्यूमन कार्सिनोजन, जो इंसानों के अंदर कैंसर काज करता है। ये फ्लाई ऐश की बात कर रहा हूं, ये इतना टॉक्सिक है कि इसको एज ए कार्सिनोजन मटीरियल, कैंसर काजिंग मटीरियल जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और इसके मुताबिक कुछ बातें ऐसे हैं, इट डिस्टर्ब द इकोलॉजी ऑफ रीजन, सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ये सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का बायस बनेगा। फजा में जाएगा, एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा, आपकी फजा को पोल्यूट करेगा। पानी के अंदर चले जाएगा, पानी के अंदर हैवी मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है, जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह, ठीक है। सॉइल के अंदर जाएगा, सॉइल केमिस्ट्री चेंज कर देगा, उसकी पीएच बदल जाएगी, अल्टीमेटली वो इतनी फर्टाइल नहीं रहेगी और आपकी प्रॉपर जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे, आपकी यील्ड कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, जर्मिनेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी सॉइल की पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। It can contaminate surface water. It can contaminate surface water, underground water, detrimental for aquatic life and harmful for the plants. For example, आप इसको डंप कर देते हैं, जैसे कि इन दोनों प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, they can leach and travel to the underground water और उसको कंटामिनेट कर देते हैं, जिसको हम समझते हैं आमतौर पर सेफ पानी है। तो आप मुख्तलिफ रीजन का पानी जो है वो चेक करवा के देखें। पुराने वक्तों में तो बहुत अच्छा था, लेकिन इन दिनों पीने काबिल नहीं है। और ये इतना मोहलक जहर फैलता जा रहा है हमारे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर कि अगर आप पानी को देखते हैं, उसको आप टेस्ट